दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। इन दिनों से लगातार जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है यूपी ट्रिपल एससी, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगातार उन पर लग रहे हैं। आपने देखा भी होगा, कुछ समय पहले हमने यूपी ट्रिपल एससी से आपको लाइव दिखाया था, जहां पर जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे बुब्बी कुमार जी, उन्होंने एक ज्ञापन दिया था इसी यूपी ट्रिपल एससी को कि भाई जो आपने परीक्षा कराई है वीडियो और वीपीडीओ की, उसमें बहुत सारी धांधली जो हुई है और उसके कुछ साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किए थे। हालांकि जो यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष हैं एस राजू जी, उन्होंने एक्सेप्ट किया और जिला मजिस्ट्रेट के सामने पूरा साक्ष्य उनसे लिया और कहा कि इस पर जल्द से जल्द जांच इस पर हो। और लगातार लोग भी हमसे संपर्क कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ज्यादा धांधली इसमें हो रही है। तो सीधा हमारे साथ संजय कुमार जी हैं। सर, बहुत पहले तो बहुत स्वागत है आपका। मैं थोड़ा इनका परिचय करवा देता हूँ। ये एक्स एयरफोर्स में रिटायर है और इन्होंने भी हमसे कांटेक्ट किया, कहा है कि जो यूपी ट्रिपल एससी की जो धांधली हुई है, उसके अलावा जो ग्रुप सी के एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी ने करवाए हैं, उस पर इन्हें कुछ संशय है। क्या कुछ संशय है, ये हम अभी जानेंगे। तो संजय कुमार जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। संजय कुमार जी, लगातार जो लोक सेवा युक्त ट्रिपल एससी है, उस पर लगातार इल्जाम लगे आ रहे हैं कि धांधली कहीं ना कहीं हर पेपर में होती है। तो आपके पास ऐसे क्या कुछ साक्ष्य है, क्योंकि आप रिटायर भी हैं एयरफोर्स से, जी तो क्या कुछ है आपको लगता है कि जो स्पेशल आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि भाई जो अ, धांधली हुई है ग्रुप सी के जी एग्जाम में, क्या कुछ है जी वो पूरा जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी। मैं उत्तराखंड की जनता को ये बताना चाहूँगा कि दिनांक 6 नवंबर 2020 को उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन आयोग ने, जो यूके ट्रिपल एससी है, उन्होंने एक विज्ञापन निकाला था ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। इसमें विभिन्न प्रकार की पोस्टें शामिल थी, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, मिलाकर के 854 पदों के लिए इन्होंने विज्ञापन दिया था। ये 2020 की बात है। इसके बाद इन्होंने इसकी परीक्षा जो आयोजित कराई थी, वो 4 और 5 नवंबर 2021 को इसकी परीक्षा इन्होंने आयोजित कराई थी। परीक्षा उत्तराखंड के विभिन्न नगरों में आयोजित की गई थी और 3 तकरीबन पालियों में। कितने तकरीबन कितने जो ये परीक्षा की आप बात कर रहे हो, कितने वैकेंसीज उन्होंने निकाली जिसमें समय? इसमें 854 वैकेंसी थी, 854। 854, ठीक है। जी हाँ। तो इसकी जो लिखित परीक्षा इन्होंने कराई थी, वो 4 और 5 नवंबर को कराई थी। हम्म। और 4 और 5 नवंबर को परीक्षा कराने के पश्चात इन्होंने इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया था 7 अप्रैल को। तो 7 अच्छा। अप्रैल को जी 7 अप्रैल को जो परीक्षा का परिणाम घोषित किया इन्होंने, तो उस परीक्षा परिणाम में बहुत सारी अनियमितताएं सामने आई थी। हम्म। अनियमितताएं जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इन्होंने जो है भूतपूर्व सैनिकों के कोटे में हेराफेरी करी है। जैसे कि अच्छा। ये जो विज्ञापन है साहब, इस विज्ञापन में के पैरा नंबर 24 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भूतपूर्व सैनिक कौन होता है। इसमें पैरा नंबर 24 में भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा इन्होंने दी है कि, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ जी। भूतपूर्व हम्म। सैनिक से उत्तराखंड का ऐसा आदिवासी है जिसने भारतीय थल सेना, नौसेना या वायुसेना में योद्धक या अयोधक के रूप में सेवा की हो। तो बिल्कुल स्पष्ट ठीक है। है कि वो व्यक्ति जिसने थल सेना, जल सेना, वायुसेना में सेवा की है, वो भूतपूर्व सैनिक के दायरे में आता है। हम्म। और इसी में इन्होंने, इसी पैरा में इन्होंने एक नोट भी लिखा है कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित आरक्षण या उनके किसी आश्रित को किसी प्रकार का छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ये इन्होंने साफ अच्छा। साफ लिखा हुआ है उसमें। तो इसका ठीक है। मतलब ये भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे हैं, वो हम्म। या उनके आश्रित हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और हम्म। इसके पश्चात जो 7 अप्रैल को इन्होंने रिजल्ट जो डिक्लेयर किया है ने, उस रिजल्ट हम्म। का थोड़ा सा विश्लेषण किया है। और विश्लेषण करने के उपरांत मैंने ये पाया है कि इन्होंने जो ऑनलाइन आवेदन जो मंगाए थे, इन्होंने हमको चेक ही नहीं किया ढंग से। इसमें क्या हो रहा है कि अच्छा। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे, उन्होंने भी भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी में फॉर्म भरा है। अब हम्म। ये कोई गलती नहीं है कि वो जान मतलब गलती से हो गया है, ये जानबूझकर किया एक खेला हुआ गेम है।
कि भूतपूर्व सैनिक के बच्चे को फॉर्म भरवा दो भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी में। लेकिन संजय जी, जो जो आप बात कह रहे हैं, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको बीच में, कि भाई जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्होंने चेक नहीं किया, लेकिन उसके बाद तो जब एग्जाम निकाल लेता है बच्चा, उसके बाद तो उसकी डीवी बाद में चेक होती है, हाँ डॉक्यूमेंट जी। वेरिफिकेशन जो होता है। हाँ जी। हाँ और वही अभी तक तो शायद वो हुए नहीं है। हाँ जी, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। इस रिजल्ट का जब मैंने पूरा विश्लेषण किया तो मुझे हम्म, इस विश्लेषण में मैंने ये पाया कि यहाँ पर जो है इसमें लगभग मैंने 130 लोगों के नाम का विश्लेषण किया, जिसमें से मुझे 16 लड़कियों के नाम पाए गए भूतपूर्व सैनिक अच्छा। में। जबकि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में भूतपूर्व सैनिक महिला कैसे हो सकती है, ये तो बात समझ में नहीं आई। और रावत जी, यदि आप मुझे थोड़ा सा अनुमति दें तो मैं उन लड़कियों के नाम भी यहाँ पर बताना चाहूंगा। दो चार हालांकि 16 लड़कियों के नाम है, अगर आप कहो हम्म, तो मैं दो चार के नाम बता दूं। ठीक है, ठीक है, हाँ बता सकते हैं। हाँ जी। सबसे पहला नाम है कुमारी अंजलि सुपुत्री श्री भूप सिंह। दूसरा नाम है आरती पीर सुपुत्री रघुवीर सिंह। एक नाम है बिंदिया पाल सुपुत्री श्री शिव कुमार पाल। एक नाम है गीतिका जोशी पुत्री नवीन चंद्र जोशी। एक है तृप्ति पंत पुत्री दिनेश चंद्र पंत। एक है हम्म, आभा पुत्री मान्यवर सिंह नेगी। और जी एक है महिमा आर्या पुत्री मोहन राम। ये सब अन्य इस प्रकार के मेरे पास 16 नाम है। तो रावत जी, आप कल्पना कर सकते हैं कि जब ये फर्जी एक्स सर्विसमैन के नाम पर जो 16 लड़कियां इसमें पास की हैं, तो लड़के हम्म। कितने होंगे? शायद वो तो बहुत ज्यादा होंगे। आप ये सोच तो सकते हैं लड़कों इसमें। की भी डिटेल है आपके पास कुछ, तकरीबन कितने हैं? मेरे पास में अब नाम है, लेकिन नाम लड़कों के नाम से ये नहीं बता सकते कि वो वास्तव में लेकिन वही है। लेकिन संजय कुमार जी, लेकिन जो आयोग है वो तो जब जो वेरिफिकेशन करवाने आएंगे, डॉक्यूमेंट करवाने आएंगे, उस समय असली पता चलेगा कि ये है कि नहीं है। तो हाँ जी। हाँ इसमें आपको घपला कहाँ पर नजर आता है कि भाई, क्योंकि डीवी जब चेक होगी, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तब तो ऑटोमेटिक सबके सब बाहर हो जाएंगे। हाँ। हाँ जी। तो उसमें उसमें सर ऐसा है, उसमें बाहर इसमें किसी को नहीं होना है। ये मैं आपको हम्म, बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो 854 पदों का मैंने नाम लिया था, उस हम्म, 854 में से इन्होंने 916 लोगों को उसमें क्वालिफाई घोषित किया है। अच्छा। जबकि हाँ, जबकि आप ये देखिए उसमें उत्तराखंड सरकार में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% कोटे का प्रावधान है। तो हम्म, 854 में से ये मान लीजिए सीधा 85 तो उसमें से जो है एक्स सर्विसमैन ही हो जाएंगे। और जब हम्म, जो वास्तव में जो एक्स सर्विसमैन है वो तो पीछे रह जाएगा ना, उसका तो नंबर वहां आ हम्म, ही नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर के हम्म, ये है कि वो वहां जाकर के बता देंगे, या फिर उत्तराखंड अधिकृत कर्मचारी चयन आयोग को डॉक्यूमेंट हम्म, वेरिफिकेशन के समय, अच्छा यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट किस प्रकार से चेक करेंगे, वो मुझे भी उसमें संशय लग रहा है। अच्छा, इसके अतिरिक्त हम्म, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इस हम्म, संबंध में मैंने उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग यूपी ट्रिपल एसपी को सर मैंने मेल भेजी थी। और मेल जब मैंने भेजी थी, मैंने उनको साफ साफ बताया था। और पहली मेल जो मैंने उनको भेजी थी, वो भेजी थी मैंने 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को ये रिजल्ट आया था। और 9 अप्रैल को ही मैंने उनको मेल भेजी थी। मैंने इनको कहा था कि हाँ, इसमें इस तरह की जो है ये गलतियां हुई है, इनको सुधारिए। और गलतियां सुधारने के पश्चात इस रिजल्ट को जो है पुनर्प्रकाशित कीजिए। तो वहां से जो मुझे जवाब आया था, वो बड़ा विचित्र मुझे जवाब लगा। इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। तो वो हम्म, इंग्लिश में जवाब लिखा है, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। हम्म, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया है, प्लीज हम्म, डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन विदाउट नोइंग द फैक्ट। यानी कि किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे फैक्ट को जाने के बिना। मैंने फिर उनके पास मेल भेजी कि भाई ये तो जिन बच्चों ने एग्जाम पास किया है, ये तो पुस्तक के दायरे में आते ही नहीं है। तो उसके बाद वहां से एक विचित्र जवाब आया था। मैं उसको आपको सुनाना चाहूंगा। इंग्लिश में है, मेरे सामने है, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। और ये हम्म, जवाब मुझे वहां से आया था 10 अप्रैल को। उन्होंने लिखा है, अगेन यू आर जंपिंग टू द कंक्लूजन। सिंपल फैक्ट इज दैट सम एप्लीकेंट्स हैव रॉन्गली क्लेम्ड एक्स सर्विसमैन स्टेटस। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो बंदा फॉर्म भर रहा है तो अपनी कैटेगरी नहीं पता है, उस कैटेगरी में आता है। जनरल है, एससी है, ओबीसी है, एसटी है, या विकलांग है, तो अपनी कैटेगरी पता होनी चाहिए। और अभी ऐसे बच्चों का जो जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया है, उनका पक्ष लेकर के उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने मुझे ये कहा है
कि ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे से दैट साइबर कैफे है चीटेड देम, कि साइबर कैफे वाले ने उनको ये चीट कर लिया है। एज यू नो मैनी कैंडिडेट्स यही सवाल आपको यही सवाल हमने आयोग से भी पूछा था, सेम जवाब हमें भी आयोग ने दिया था कि जिस समय बच्चा फॉर्म भरता है, क्योंकि साइबर कैफे में जाता है तो उनको पता नहीं होता, तो रॉन्गली कई बार ऐसा होता है कि वो गलत फॉर्म में कुछ गलत भर देता है, जैसे हाँ कि जैसे अभी मेरे पास मैसेज भी कई आ रहे हैं कि भाई कुमारी अंजलि जो आपने बताया था कि पुत्री हाँ भूप सिंह मेरी स्टूडेंट है, इसने गलती से एक सर्विस मैन कर दिया था, ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई इन्होंने गलती से ये सब चीजें हो गई। वो तो हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जी जाएंगे, तो इसमें आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो हाँ जी आयोग इसमें गलती कर रहा है कहीं ना हाँ हाँ जी, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। जिस समय हम ऑनलाइन कहीं? फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन हम्म, फॉर्म भरने के समय जब उसमें एक ये होता है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, उसमें हम्म, यस या नो करना होता है। और जैसे ही हम फिर उसमें यस में क्लिक करते हैं तो हमें हम्म, उसमें अपनी सारी डिटेल भरनी पड़ती है। नंबर वन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, आप आर्मी में या एयरफोर्स में कब ज्वाइन किया आपने, और डेट ऑफ हम्म, रिटायरमेंट, आपने कब रिटायरमेंट अच्छा किया। और उसके अलावा अच्छा मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा। जैसे हमारे उत्तराखंड में जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, इनका हर एक जिले में एक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होता है, तो एक पंजीकरण नंबर होता है। लेकिन भूतपूर्व सैनिकों का बेरोजगार का पंजीकरण उनके संबंधित जिला सैनिक कार्यालय में होता है। तो जिला सैनिक कार्यालय में पंजीकरण करवाने के बाद में एक भूतपूर्व सैनिक को एक उसका बेरोजगार नंबर जो है, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का नंबर है, वो मिलता है। तो किसी हम्म, भूतपूर्व सैनिक को किसी जिले के रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो जिला सैनिक बोर्ड से जो एक नंबर मिलता है, वो नंबर भी उसमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ में मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए साइबर कैफे वाले ने उनके साथ में जो है चीटिंग कर दी, लेकिन साइबर कैफे वाले को कैसे पता है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट और आपका जो है उत्तराखंड जिला सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल क्या है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर किसने दिया उसको। सर ये बिल्कुल रजिस्ट्रेशन वाले ये बच्चे हैं, इन बच्चों ने जानबूझ कर फ्रॉड किया है ताकि ये जो है भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ उठा सके। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे ना सर, हम्म। वहां तो फिर हो सकता है ना, वहां कह देंगे तो साहब आप हम। अच्छा, थोड़ा थोड़ा चीजें हमें भी अब समझ में आ रही है, क्योंकि जब हमने भी ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि भाई साइबर कैफे वाले से गलती। आपका कहने का मतलब है कि ये चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, अगर मान लीजिए जी गलती से अगर किसी ने भूतपूर्व सैनिक पे क्लिक भी कर दिया है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होते जब तक उसमें जो आपने बताया कि जिला सैनिक कार्यालय में जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो उसमें ना भरा जाए, तब तक वो एप्लीकेशन फुलफिल नहीं होती है। तो तो यानी मैं कि यहाँ ये जानबूझ जानबूझ के की हुई गलती होती है ताकि इसे बाद में सही किया जा सके। तो ये क्या होता है जी कि इसमें ये तो हो गया एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। इसके अलावा हम्म, और भी बहुत सारी भूतपूर्व सैनिक की डिटेल होती है जो उसमें हम्म, हर तक ऑनलाइन फॉर्म में भरनी पड़ती है। तो यहाँ मैं हम्म, ये कहना चाहूंगा कि साइबर हम्म, कैफे वाले को ये सारी डिटेल किसने दी। ठीक तो ठीक। जाहिर सी बात है कि बच्चों ने दी होंगी या उनके पेरेंट्स ने दी होंगी। तो ये क्या होगा होता है सर कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस मेल में और भी उसमें लिखा हुआ है। उसमें जैसे आपने बताया है कि जो जो कई कई जो इसमें महिलाएं भी हैं, तो महिला जी 16, तकरीबन 16 के आसपास महिलाएं हैं। 16 महिलाएं हैं। 16 जी महिलाएं, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो किसका डाला है इन्होंने, क्योंकि ये खुद हो नहीं सकती हैं इसमें भूतपूर्व सैनिक इसमें, तो रजिस्ट्रेशन नंबर किसका डाला है फिर? हाँ राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई खारिज है, ये गलती से या भूल से नहीं हुआ है, ये हम्म, जानबूझकर खेला हुआ केस है। ये जो हाँ जिला सैनिक बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है भूतपूर्व सैनिक का, वो इन्होंने निश्चित बात है कि अपने पिताजी का डाला होगा। अब आप अच्छा। मुझे बताइए, बिल्कुल मुझे बताइए कि क्या हम्म, उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग इस बात की भी जांच नहीं करता कि मान हम्म, लीजिए एक बच्चे की जन्म तिथि है सन 2000 में, हम्म, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सन 2000 में है, उस बच्चे ने हम्म, फॉर्म भर दिया है। लेकिन हम्म, वही बच्चा जब एक्स सर्विसमैन कोटे में फॉर्म भर रहा है तो डेट ऑफ हम्म, ज्वाइनिंग आर्मी या नेवी एयरफोर्स जो भी है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आर्मी वो लिख रहा है 98 में। तो जब बच्चे का जन्म सन 2000 में हुआ तो उसने आर्मी 98 में ज्वाइन कैसे कर ली। ये उत्तराखंड बिल्कुल अधीनस्थ चयन आयोग ने बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा हुआ है। और दूसरी बात मैं बिल्कुल कहना बिल्कुल। चाहूंगा कि ये इतना लंबा चौड़ा रिजल्ट नहीं है साहब। तो हम्म, जब इन्होंने रिजल्ट जब डिक्लेयर किया तो अब जो भी अभ्यर्थी थे उन अभ्यर्थियों के नाम भी इन्होंने देखे होंगे उसमें। इन्होंने हम्म, ये भी देखा नहीं कि एक महिला अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक कैसे हो सकती है। ये इन्होंने बिल्कुल आग बुझ कर काम किया। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग स्वयं ये चाह रहा है
कि हाँ धांधलेबाजी हो, और वो बच्चे जब डीडी के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, उस समय फिर वो अपना चेकिंग करेंगे वहां पर। मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हुआ हूँ रावत जी, 30 साल सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हुआ हूँ, और मैं इंडियन एयरफोर्स में भी रिक्रूटमेंट सेक्शन में काम करता था। तो हमने इस तरह की कभी लापरवाही वहां पर देखी नहीं है कि भाई इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ देख करके मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरह से काम हो रहा है वहां पे मूव कर। और दूसरी बात, ये खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ड्यूरिंग, उन्होंने इनका रिप्लाई मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे कम हेयर, ऐसे बच्चे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं हमसे। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार की घटनाएं भूतकाल में भी हुई हैं, तो हम साफ साफ कह सकते हैं। अच्छा, इसके पश्चात मैंने फिर उनको मेल भेजी कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस मामले को उत्तराखंड की जनता के प्रकाश में लाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना यहाँ पर आइए और अपना पक्ष रखिए। तो मैंने कहा कि सर मुझे क्या क्या लेना है और किस प्रकार से वहां पर उपस्थित होना है, वहां की प्रक्रिया है, तो मुझे सचिव से मिलना है, क्योंकि छोटे स्तर के अधिकारी से बात करके तो काम चलेगा नहीं। तो मैंने फिर जो है कहा कि भाई मुझे बताइए प्रक्रिया क्या है, मैं किससे आकर के मिलूंगा। उस मेल का यहाँ से कोई जवाब नहीं आया। और रावत जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इसी मामले को लेकर के मैंने बहुत सारी ईमेल मैंने भेजी है। और सबसे पहली मेल जो है मैंने भेजी थी आपका उत्तराखंड सरकार के, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले तो इनको भेजी मैंने, जैन आपको भेजी थी। उसके पश्चात मैंने मेल भेजी थी साहब ये हाई कोर्ट को, नैनीताल को मैंने टैग किया था इसमें। फिर मैंने सेक्रेटरी को भी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को किया था। तो कहीं से कोई रिप्लाई अभी तक आया है, कहीं से कुछ रिप्लाई आया है कि भाई मेल जो आपने करी है कि इसके जांच वगैरह कराई जाएगी? मैंने बड़े हाई लेवल पर इस मामले को उजागर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक मुझे कहीं से कोई फोन नहीं आया, मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्य सचिव कार्यालय से। और 13 अप्रैल को मैंने मेल भेजनी बंद कर दी थी, मुझे कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने 13 अप्रैल के बाद से कहीं कोई मेल नहीं भेजी। और कल दिन में दोपहर में लगभग 11 बजे मुझे फोन आया विजिलेंस डिपार्टमेंट से, और विजिलेंस डिपार्टमेंट से फोन आया था एक इंस्पेक्टर साहब का। और तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने कुछ मेल भेजी है, इस तरह की क्या अनियमितताएं हैं। तो मैंने उनको बताया कि भाई बात है सर, ये है इस तरह की। तो उन्होंने ठीक है बोला, आप देखेंगे। तो केवल वहां से एक रेस्पॉन्स आया था, इंस्पेक्टर तुषार बोरा नाम के वो व्यक्ति थे, इंस्पेक्टर तुषार बोरा, जो उन्होंने अपना नाम मुझे बताया। और लेकिन उसके बाद ना तो उनका फोन आया, ना उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी, और मामला वहीं पर दफन हो गया। मैंने उत्तराखंड में उच्च स्तर के अधिकारियों को, हाई कोर्ट को, मुख्यमंत्री कार्यालय को, चीफ सेक्रेटरी को, और मैंने सभी को मैंने मेल भेजी है। और अच्छा, दूसरी बात सर, मैंने एक चीज मैं हाथ में और कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग, जिसका मुख्य कार्यालय देहरादून में है, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का कार्यालय हरिद्वार में है। तो मैंने हरिद्वार में जो लोक सेवा आयोग है, मैंने उनको मेल भेजी थी कि सर इस तरह की अनियमितताएं वहां पर हो रही हैं, आपके यहाँ ऐसी अनियमितताएं होने का चांस बहुत ज्यादा है। कारण क्या है उसका कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो हरिद्वार में है, जब ये किसी भी परीक्षा का परिणाम जब घोषित करता है, तो ये अभ्यर्थियों के केवल रोल नंबर लिखता है, उनके नाम और उनकी कैटेगरी लिखता ही नहीं है। तो इसका मतलब धांधलेबाजी वहां भी है, 100% है। और रावत जी, ऐसा मैं ये सारी बातें बता दी मैंने, लेकिन मैं इसके अलावा इसको धांधलेबाजी को रोकने का, कई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मैं भी एक कमेंट पढ़ रहा था, क्योंकि अभी अभी लोग लाइव हैं, लोग लगातार कमेंट भी कर रहे हैं। तो एक कोई ललित नाम के इसमें शख्स लिख रहे थे कि भाई डीवी में बाहर हो जाएंगे। तो सीधा सीधा मैं जो संजय कुमार जी का कहना है, उनका ये कहना है कि भाई डीवी में बाहर हो जाएंगे, हो सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात पे है कि जिस समय रजिस्ट्रेशन वो लोग करते हैं, जो सैनिक बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उस समय क्योंकि इतना आसान नहीं होता है करना, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ये होता है। क्योंकि अगर आपने उस कोटा चूज भी कर लिया कि हम सैनिक बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, तो उसमें एक जिला सैनिक कार्यालय से रजिस्ट्रेशन होता है, वो उसमें फुलफिल करना पड़ता है। उसके अलावा और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो फुलफिल करनी पड़ती हैं, उसके बाद तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन होता है। और दूसरी बात कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, जैसे संजय कुमार जी ने कहा कि जन्म 2000 का है, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि सैनिक उससे 1998 से उन्होंने फौज में ज्वाइनिंग वगैरह करी है। तो ये भी बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है। और
आयोग को इसके बारे में चेक जरूर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये संशय भी मन में उत्पन्न होता है कि जो संजय कुमार जी आरोप लगा रहे हैं, डायरेक्ट जिस समय फॉर्म फिलअप होता है, कहीं ये जानबूझ के तो नहीं किया जाता है कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उसके बाद उन्हें अंदर सिलेक्शन करने के लिए फिर इस प्रकार का दबाव बनाया जाए, अननेसेसरी उन पर दबाव बनाया जाए। तो सीधा सीधा एक संशय उत्पन्न होता है इस प्रकार की चीजें जब सामने पर आती हैं। तो संजय कुमार जी, हम आयोग से भी इस बात का जवाब लेंगे जो आपने पॉइंट हमें बताए हैं इस तरीके से। तो हम आयोग से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इतना आसान नहीं होता है ये फॉर्म भरना, उसके बाद भी कई लोग जो सैनिक बैकग्राउंड के नहीं भी होते, जैसे आपने बताया बताया कि भाई उनके बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते, या उनके रिश्तेदार हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते, जो सैनिक बैकग्राउंड का होगा केवल वही फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ तो जी इसमें जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, क्या वो जी। जिस समय जिस समय वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, क्या उससे पहले जब वो फॉर्म फिल करते हैं उस समय जी, जी। वेरिफिकेशन आयोग द्वारा क्यों नहीं किया जाता है? अच्छा, इसमें सर मैं एक बात और कहनी चाहूंगा आपको कि जो मेल मुझे जो मेरा पत्र ये ईमेल के थ्रू मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था उत्तराखंड चयन आयोग से, तो उन्होंने इस बात को कहा है कि यहाँ पर जो है बच्चे जो है गलती से फॉर्म भर देते हैं और वो साइबर साइबर कैफे वाले को कह देते हैं कि हाँ। हमारा फॉर्म भर दो। तो साइबर कैफे वाले को ऊपर एक इतना बड़ा आप इतना सरकार में एक नौकरी पाने जा रहे हैं, एक अच्छी नौकरी पाने जा रहे हैं, और एक इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि एक साइबर कैफे वाले को बोल दिया कि आप हमारा फॉर्म भर दीजिए। ये सारी जानकारी व्यक्तिगत है, तो अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपने फॉर्म में भरिए। अच्छा, तो इस प्रकार से अच्छा मैं रावत जी मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पर कि इसमें सबसे पहली बात उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग यूके ट्रिपल एस के ऊपर एक सवालिया निशान है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे प्रमाण मेरे पास में मौजूद हैं और मैं इनकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब मैंने रखी हुई है। और मैं आपको और जिसको भी चाहिए पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे भारतवर्ष में यदि किसी को इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए मैं डॉक्यूमेंट ईमेल करके भेज दूंगा और या फिर हार्ड कॉपी भेज सकता हूँ। दूसरी बात सर मैं रावत जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की धांधलेबाजी को रोकने का एक हमारे पास उपाय भी है। क्योंकि जब मैं ये देखता हूँ कि मैंने इस प्रकार के मामलों को इनकी तहकीकात मैंने की है और मैंने ये मामला संज्ञान में लाया है आपके, इसको रोकने का एक उपाय भी है साहब, यदि आप कहें तो मैं आपको बता दूं। जी जी, बताइए बताइए, कई लोग सुन रहे होंगे जो आयोग से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी हमें सुनते हैं काफी। जी। उत्तराखंड मैं पूरे देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो आवेदन पत्र है ऑनलाइन आवेदन पत्र हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र हमारे पूरे भारतवर्ष में सर इसलिए शुरू किए गए थे कि कार्रवाई से बचा जा सके। और समय लगता था और एप्लीकेशन 7-8 दिन पहले आपको डिस्पैच करनी पड़ती थी तब जाकर के टाइम से होती थी। तो सर इस तरह की हम अनियमितताएं कर रहे हैं तो इसका जो पर्पज है जो उद्देश्य था वो तो हम हार गए। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि अनियमितता तो फिर भी हो रही है। अच्छा सर मेरे पास में एक उपाय है इस तरह की अनियमितताओं को रोकने का, जैसे कि आपने मुझे अनुमति दे दी है बताने के लिए कि भूतपूर्व सैनिकों के जो आवेदन है वो हमारे उत्तराखंड में मात्र 13 जिले हैं और प्रत्येक जिले में एक सैनिक बोर्ड है एक वहाँ का कार्यालय है। तो भूतपूर्व सैनिकों के जो आवेदन है वो उनके संबंधित जिला सैनिक बोर्ड के कार्यालय के माध्यम से भेजे जाएं। यानी कि उसमें सिस्टम को ऐसा डिजाइन कब कर सकते हैं कि जब एक्स सर्विसमैन जब फॉर्म भरेगा सबमिट का बटन दबाएगा, सबमिट करने के बाद वो फॉर्म सीधा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पास पहुंचेगा और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी उनके पास हमारा पूरा रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड में उसको वेरीफाई करके वो एक बटन क्लिक कर देंगे और हमारी एप्लीकेशन पहुंच जाएगी उत्तराखंड कर्मचारी अधीनस्थ कर्मचारी चयन के पास। तो इस तरह के रोकने का क्योंकि सबसे अच्छा माध्यम यही है कि हमारी जो भूतपूर्व सैनिकों के जो आवेदन पत्र हैं वो जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग तक पहुंचाई जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि चलो अब तो ये एग्जाम के रिजल्ट आए हैं, इससे पहले भी जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कोटा था वो भी भरा गया है लगातार, उसमें भी कई चयनित हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो पूर्व में हो चुका है उसमें भी जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं धांधली का, ये हो सकता है? बिल्कुल अवश्य हुआ है जी ऐसा बिल्कुल, क्योंकि ये जब ऐसे बच्चों को जो परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य हैं उनको आप परीक्षा देने दे रहे हैं और वो बच्चे फिर एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट झूठा भर रहे हैं। जी। अच्छा दूसरी बात अभी एक और रावत जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 10 मई से सॉरी 17 मई से लेकर के 27 मई तक 10 दिनों का इन्होंने समय दिया है और प्रतिदिन 100 बच्चों को
उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। अब यह तो ये है कि आप जैसे आदमी या मेरे जैसे आदमी हम भी वहां पर बैठ रहे हैं, अपना एक उसके भाई दिखाओ हमें डॉक्यूमेंट, अब चेक करेंगे कि वास्तव में भूतपूर्व सैनिक है कि नहीं है। अब मुझे बताइए कि 10 समय के लिए वहां कौन बैठेगा कि आपने भूतपूर्व सैनिक को लिया कि नहीं लिया, या उसके बच्चे को ले लिया। हम कैसे इस बात को सुनिश्चित करेंगे? इस बात को बिल्कुल सुनिश्चित करना तो केवल आयोग की जिम्मेदारी बनती है। और बिल्कुल बिल्कुल हम तो सामान्य नागरिक हैं उत्तराखंड के, और अभी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, तो हम तो केवल बात को उठा सकते हैं और जी जनता तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जो कि इसका मुख्य कार्यालय हरिद्वार में है, कि उत्तराखंड माननीय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कि कृपया रिजल्ट को प्रकाशित करने के समय कैंडिडेट का नाम और उसकी कैटेगरी अवश्य लिखें, ताकि वहां भी मालूम पड़ेगा कि कौन भूतपूर्व सैनिक है और कौन नहीं है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अभी तक में ये ऐसा नियम बना हुआ है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ये अभ्यर्थियों के नाम और उनके कैटेगरी उनकी प्रकाशित नहीं करते, खाली रोल नंबर प्रकाशित कर देते हैं। और सर ठीक इस है तरह सर। की अनियमित और भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे आईआईटी रुड़की की भी मेरे पास में एक उदाहरण है, और मैं आपके सामने ये बैठा हूँ, ये आप देख रहे हैं मेरे पास में ये एक पुस्तिका है, ये आप जी देख लीजिए। आईआईटी रुड़की में सर 21 नवंबर 2021 को एक परीक्षा आयोजित हुई थी, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए थी साहब। और इस परीक्षा का आयोजन हुआ था 21 नवंबर सन 2021 को। और बड़े आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान आईआईटी रुड़की जब एक परीक्षा का आयोजन करता है, और परीक्षा के आयोजन करने के बाद में इस परीक्षा की जो आंसर की है, उत्तर पुस्तिका जो है वो इंटरनेट पर डाउनलोड करता है, और उस उत्तर पुस्तिका को 3-3 बार वो जो है अमेंड करते रहते हैं, इसमें संशोधन करते रहते हैं। संजय संजय कुमार जी, आईआईटी रुड़की का ये अलग मामला हो जाएगा, किसी और दिन हम हाँ इस पे हाँ बात करेंगे। कि आज हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के SSSC के ऊपर हम लोग हाँ हाँ, बातें कर रहे जी थे। और हम जो आरोप आपने लगाए हैं सीधा सीधा, तो वो हम आयोग से जरूर इसके बारे में पूछेंगे कि भाई ये जो प्रक्रिया आपकी है, वो इस प्रक्रिया के अनुसार जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जी इसमें हमें ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रही है। तो वो जवाब हम उनसे जरूर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए, और जितने भी दर्शक हमें देख रहे थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे मेरे साथ प्रवचन डिजिटल लाइव। धन्यवाद। धन्यवाद।